नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, की हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। गाइस, जब मैं सेशन लेता हूं तो सेशन डेली शाम को 5 बजे होते हैं और वहां पर स्टूडेंट्स के काफी सारे डाउट्स होते हैं पर्सनल चीजों को लेकर के। और उन्हीं पर्सनल चीजों में एक पॉइंट आता है कि सर टाइम को कैसे मैनेज करें, क्योंकि यहाँ पर जब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो सिर्फ 6 महीने का टाइम बचा हुआ है जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पूरा पढ़ना है। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, इस तरीके से पढ़ना है कि हमारा सिलेक्शन हो, सीबीटी 1 भी क्लियर हो, सीबीटी 2 भी क्लियर हो। और इन सभी चीजों के लिए गाइस आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं एक ब्रांड न्यू सेशन, जिसमें मैं बात करूंगा आप लोगों से टाइम मैनेजमेंट की, जिसमें मैं बात करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को 5x स्पीड में कैसे कर सकते हैं, 5 गुना ज्यादा तेज रफ्तार में कैसे जा सकते हैं। और जिसमें मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को कैसे आउटपुट मिल सकता है। गाइज, आप लोग सारे इंजीनियर्स हैं और इंजीनियर्स की सबसे खास बात पता है क्या होती है? इंजीनियर्स की सबसे खास बात होती है कि वो आलसी होते हैं। हाँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोले अरे क्या बोल रहे हैं सर, आलसी होते हैं? हम तो बिल्कुल आलसी नहीं। नहीं मेरे लाल, आप सिर्फ नहीं, मैं भी बहुत आलसी हूँ। जी हाँ। और आलसी होने की एक सबसे अच्छी खास बात होती है कि वो किसी भी काम को शॉर्ट तरीके से करने का या जल्दी से जल्दी करने का कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। गाइज, भूलिए मत, आप वही हैं जिन्होंने एक एक रात पढ़ के एग्जाम क्रैक करा है। अपने एग्जाम में जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते थे उनको क्लियर करा है सिर्फ एक रात पढ़ के। तो आप लोगों को पता है कि किस तरीके से तैयारी करनी है। द थिंग इज, अब वो जो कॉलेज के एग्जाम से वो खत्म हो गए, अब आप जिंदगी की बात कर रहे हैं, अब आप अपने करियर की बात कर रहे हैं। और उस करियर में सिर्फ एक रात पढ़ने से नहीं हो पाएगा, हमें पूरा पूरा 6 महीने देने हैं। और उन 6 महीने के लिए अगर आप टाइम मैनेजमेंट में जाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सेशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल होगा जो एक्चुअली में अपने चीजों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो मैनेज कर रहे हैं उनको और बेहतर तरीके से मैनेज करना है। लेकिन ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आप डेली का डेली मैनेजमेंट की जो टाइम मैनेजमेंट की जो ट्रिक्स हैं उनको यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप ये करते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ते हुए चले जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी चीजों को टाइमली कर पाएंगे और आप लोगों को लगेगा कि इतना करने के बाद भी मेरे पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। तो चलिए आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की टाइम मैनेजमेंट ट्रिक। मैंने नाम दिया है ट्रिक का। ट्रिक कहने का मतलब क्या है? ट्रिक कहने का मतलब है कि किस तरीके से मैं मूवीज भी देख लेता था, किस तरीके से मैं दोस्तों के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेता था, किस तरीके से मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब भी चला लेता था। और अलॉन्ग विद दैट मैं प्रिपरेशन करता था, और प्रिपरेशन सिर्फ करता नहीं था, एग्जाम्स में सेलेक्ट भी होता था। तो एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए जरूरी नहीं है कि आप लोगों को 18 घंटे पढ़ने हैं। एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए जरूरी है कि अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो एफिशिएंटली 8 घंटे पढ़ना है। और उसका टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम को कैसे मैनेज करें? टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल देख करके डर जाते हैं। कभी नॉन टेक्निकल पढ़ने बैठते हैं तो टेक्निकल के बारे में नहीं पता चलता, कभी टेक्निकल पढ़ने बैठ जाते हैं तो नॉन टेक्निकल का टाइम नहीं बचता। किस तरीके से करें जिससे आप लोगों की सारी चीजें सॉल्व हो सके? तो चलो गाइस, अब आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूं जिससे आप लोग अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोग पढ़ पाओगे और ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोग रिवाइज कर पाओगे और टाइम भी बचेगा। आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जब भी कभी आप लोग पढ़ते होगे या फिर जब भी कभी आप लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते होगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को काफी ज्यादा टाइम लगता होगा। तो टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके पास कैलकुलेशन की टेक्निक नहीं है। कैलकुलेशन की टेक्निक कहने का मतलब, अगर मैंने आप लोगों को दे दिया 63 इंटू 67, लो सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 7 3 जा 21, और 21 में अगर देखा जाए तो इसमें से आ जाएगा 1, कैरी 2 हो जाएगा, देन 7 6 जा 42 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 44, राइट? मल्टीप्लाई, देन 6 3 जा 18, तो 8 कैरी 1, 6 6 जा 36 और एक करेंगे तो आ जाएगा 37। फिर उसको जोड़ेंगे 1, फिर उसके बाद 8 4 12 कैरी 1, 7 4 11 कैरी 1, फिर उसके बाद यहां पर करेंगे और बोलेंगे 4 2 2 1, राइट? ये तरीका था, ये बचपन से सीखा हुआ है और इसी तरीके से हम करते हैं। कुछ चीजें जहां पर आप लोगों को अपनी टेक्निक लगानी पड़ेंगी। अब इसी में ही टाइम मैनेजमेंट की बात आएगी। मुझे ये ट्रिक पता है कि मुझे क्या करना है और मैं सेम तरीके से आप लोगों को आंसर दे सकता हूं। सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? 21, और इसमें एक और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 7 6 जा 42, 4 2 2 1। जितना टाइम आपने लगाया उससे कहीं ज्यादा कम टाइम पे मैंने कर दिया। मैं आप लोगों को ये नहीं दिखा रहा कि मुझे कितनी सारी ट्रिक्स आती है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक। टाइम मैनेजमेंट की ऐसा ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती है, इट्स जस्ट योर एटीट्यूड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम।
जैसे कि मुझे कई बार ऐसा होता था कि मुझे प्रॉब्लम्स दिख जाती थी, अब मुझे उनका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं क्या क्या चीजें करता था उसके बारे में आप लोगों से बात करता हूं और उसी से ही हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज गाइस, आप लोगों को आपकी ट्रिक जनरेट करनी पड़ेगी पढ़ने के लिए। जस्ट लाइक अगर मैं आप लोगों से बोलूं रफ एवं वजब से, अब ये जो मैंने लिखा है रफ एवं वजब से, ये सिर्फ और सिर्फ उस स्टूडेंट को समझ में आएगा जिसने मेरे सेशंस लिए हैं और सेशंस में डायमेंशनलेस नंबर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ये फ्राउड नंबर, ये यूलर नंबर, ये वेबर नंबर, ये मैक नंबर, ये चीज जो मैंने आपको बताई ये क्या है? ट्रिक है। इस ट्रिक से आप लोगों ने जो चीजें याद करी हैं कितनी इजी तरीके से याद हो सकती हैं। तो मतलब सबसे पहली ट्रिक क्या होती है कि आप लोगों को चीजों को याद करने के लिए ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, वो ट्रिक याद रखना है, ठीक है। अब टाइम को कैसे मैनेज करें? अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑडियो नोट्स का फायदा नहीं उठाते हैं, तो गाइज अपनी ऑडियो नोट्स बनाना शुरू करिए। ऑडियो नोट्स बनाने से क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक सब्जेक्ट लिया और उस सब्जेक्ट की सारी जितनी भी नोट्स हैं, अपनी नोट्स जो आप लोग पढ़ते हैं उस नोट्स को क्या करा आप लोगों ने, जो चीजें लिखी हुई हैं सबको पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ते पढ़ते आपके फोन में रिकॉर्ड हो रहा है, पढ़ते 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 आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ डाली। जैसी जो चीजें पढ़ी थी बोल बोल के पढ़ा तो वो जो बोला हुआ था वो रिकॉर्ड हो गया। और रिकॉर्ड होने के बाद अब आप क्या करोगे, जब भी कभी आप चल रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या फिर मेट्रो में हो, या फिर ऑटो में बैठे हुए हो, या फिर कुछ भी, अपने हेडफोन्स लगाओ और अपनी चीजों को रिवाइज करना शुरू कर दो। देखो कितनी इजी तरीके से आपने टाइम मैनेजमेंट की एक ट्रिक सीख ली, जहां पर आप कोई भी चीज रिवाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर स्मार्टफोन, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी कभी कोई फॉर्मूला याद नहीं होता, आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि आप लोगों का जब कभी हम मार्केट में जाते हैं तो गाइस मार्केट में आप लोगों ने एक चीज शायद नोटिस करी होगी। वो नोटिस करने का तरीका क्या है कि जब भी कभी आप मार्केट में जाते हो तो वहां पर नंबर ऑफ शॉप्स होती हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो क्या हर दुकान से आपका जरूरत का सामान आता है? नहीं, हर दुकान से तो नहीं आता है। आप ज्वेलरी, कभी आप लोगों में से कोई है ऐसा जो ज्वेलरी खरीदने गया हो, मम्मी पापा के लिए नहीं, खुद के पैसों से खुद के लिए कोई ज्वेलरी, सोने की चेन या फिर अंगूठी या फिर ब्रेसलेट लेने गया? कोई नहीं गया होगा। लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि इस चौराहे पे ज्वेलरी की शॉप है। क्यों पता है? क्योंकि आते जाते आपने ज्वेलरी की शॉप देखी है। आपको उस ज्वेलरी की शॉप का नाम भी पता होगा कि वहां पर ये वाली ज्वेलरी की शॉप है, उसका नाम ये लिखा हुआ है, उसके बगल में इसकी शॉप है, उसमें ये नाम लिखा है। कैसे पता चला? जरूरत की चीज थी इसलिए पता चला? नहीं, आते जाते। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्चर मेमोरी। तो गाइस पिक्चर मेमोरीज का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। आप लोगों ने एक चीज ये भी नोटिस करी होगी कि आप लोग जब अपनी नोट्स को पढ़ते हो, भले ही आप लोगों को चीजें याद ना आए, लेकिन एटलीस्ट ये याद आ जाता है कि मैंने अपनी नोटबुक में किस जगह पर कौन सी चीज लिखी हुई थी, राइट। आपको, आप जब नोट्स बुक पलट रहे होते हो तो आप सिर्फ उसी जगह पे देख रहे होते हो जहां पर वो चीज लिखी हुई थी। क्या है? पिक्चर मेमोरी है, लेकिन क्लियर नहीं है। हमें उस पिक्चर मेमोरी को और ज्यादा इनहेंस करना है, सो दैट आप अगर आंखें भी बंद करो तो आपको याद आ जाए मैंने क्या लिखा हुआ था, वो पिक्चर आपको बिल्कुल क्लीन देखने के लिए मिल जाए। और इस सारी चीजों के लिए आप लोगों को किस तरीके से जरूरत पड़ेगी मैं बताता हूं। मैं क्या करता था गाइस, अगर मैं ब्रश कर रहा हूं तो ब्रश करते समय, जैसे कहते हैं ना कि जो जितने भी इंजीनियर्स होते हैं या फिर जितने भी लड़के होते हैं, वॉशरूम में उनका टाइम जाता है, क्योंकि आधे से ज्यादा पूरे दिन की जितने भी शेड्यूल है हम अपने वॉशरूम में डिस्कस, मतलब अपने दिमाग में बैठा रहे होते हैं, ऐसा हो रहा होता है। तो जब मैं ब्रश कर रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में चल रहा होता है आज मुझे क्या कराना है, आज मुझे क्या करना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीजें चल रही होती हैं। तो जो वॉशरूम में मेरा मिरर लगा हुआ था गाइज, मेरे मिरर के इस साइड में और मैंने मिरर के इस साइड में ऐसे कुछ शॉर्ट फॉर्मूलाज लिख के रखे हुए थे जो मुझे बार बार भूल जाते थे। मैंने गाइस ये चीज नोटिस करी कि विद इन अ मंथ वो चीज मुझे याद हो गई थी, पिक्चर मेमोरी से याद हो गई थी। मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया और मुझे वो याद हो गया था। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा हनुमान चालीसा बचपन में पहले हम किताब से पढ़ते थे, पढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आता है जब आपके दिमाग में रट जाती है। आपको इस तरीके से याद करो नहीं याद आएगा, लेकिन बोलना शुरू करो तो आप बोलते हुए चले जाओगे और बिल्कुल करेक्ट बोलोगे। वैसा क्यों हो रहा है गाइस? वैसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपकी जो मेमोरी है, जो आपकी मसल मेमोरी है वो जनरेट हो जाती है, पिक्चर मेमोरी है वो जनरेट हो जाती है। तो अपनी चीजों को पिक्चर मेमोरी में रखना शुरू कर दो, अपनी चीजों को पिक्चर मेमोरी में रखना शुरू कर दो। तो जब भी कभी आप लोगों को कोई भी चीज मिले उसको कहीं पर भी लिख लो। जैसे कि आप लोगों को बताऊं कि जब भी कभी मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं होता था और उस फॉर्मूले को मुझे लगता था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करता था, मैं अपने हाथ के इस जगह पे लिख लेता था वो फॉर्मूला। कई बार मेरे इस जगह पे पावर लॉ का फॉर्मूला मुझे भूल जाता था, हर बार भूल जाता था, मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ था। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले थे जो मुझे भूल जाते थे, मैंने यहाँ पे लिख लिए थे। अब क्या होता है, ग्लास उठाओगे, बुक उठाओगे, कुछ भी उठाओगे, जिस तरह टैटू बनता है उस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला लिखा होता था, परमानेंट मार्कर से लिख लेता था मैं। और कम से कम 1 से 1.5 साल के पीरियड में जब तक मैं एग्जामिनेशन क्लियर करता हुआ जा रहा था, मुझे जो चीजें भूलती थी मैं यहाँ पे लिख लेता था, मुझे याद रहता था। क्यों? पिक्चर मेमोरी बन जाती है।
ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज एक्चुअली अ फैक्ट जो मैंने अपने साथ करा है और जो मुझे चीजें उसके लिए मिली हैं, ठीक है। पिक्चर मेमोरीज के बाद गाइस एक जो नई चीज आती है जो शायद आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं, डिस्कशंस। आप लोगों में से कितने सारे लोग हैं जो डिस्कशन करते हैं अपने दोस्तों के साथ? कोई टॉपिक है, उस टॉपिक का डिस्कशन करते हो? डिस्कशन करना शुरू करो। जैसे कि आपको पता है कि मैं भी जिस चीज की तैयारी कर रहा हूं, मेरा दोस्त भी उस चीज की तैयारी कर रहा है, फोन लगाओ और बात करना शुरू कर दो। यार ये वाली चीज करी है क्या? यार ये वाला चीज पढ़ा है क्या? क्योंकि इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ यार ये वाली चीज, अच्छा याद आ रहा है क्या? अच्छा चलो ठीक है। समझाना शुरू करो। तुम्हें किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, इस सब्जेक्ट में भाई तुम्हें जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है बताओ, मैं समझाऊंगा तुम्हें। जैसे तुम समझाना शुरू करते हो तुम्हारी चीजें अपने आप क्लियर होने लग जाती है। क्योंकि गाइज ये चीज कही जाती है और ये चीज फैक्ट है कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द थिंग्स, you actually learn the things in a much better way। और ये फैक्ट है। तो डिस्कशंस करना शुरू करो, एक्सप्लेन करना शुरू करो, ये सारी चीजें करो, ठीक है। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, दैट इज एक्चुअली अ टाइम मैनेजमेंट ट्रिक, जहां पर आप चीजों को बहुत फास्ट तरीके से समझ सकते हो, बहुत इजी तरीके से समझ सकते हो। आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पूरी की पूरी डेफिनेशन याद करने की कोशिश करते होंगे। मैं कभी भी पूरी डेफिनेशन याद करने की कोशिश नहीं करता। अगर आप लोगों की एक डेफिनेशन लिखी हुई है 5 लाइन की, तो गाइज इन 5 लाइन में अगर आप नोटिस करें तो आप लोगों को सिर्फ 2-4 वर्ड्स ही होंगे। अगर उन वर्ड्स के बारे में पता है तो आपको उन पूरी डेफिनेशन के बारे में पता है, राइट? वो वर्ड्स आइडेंटिफाई करो, उनको नोटिफाई करो और उनमें अंडरलाइन करके रख लो ताकि वो वर्ड्स आप लोगों को दिखने लग जाए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रीम लाइन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर स्ट्रीम लाइन का एक फंक्शन आता है जिसकी डेफिनेशन में 2-4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि टेंजेंशियल फ्लो, टेंजेंट जैसे वर्ड दिख जाए वैसे ही समझो स्ट्रीम लाइन है। अगर कहीं पे आपको लेमिनार फ्लो दिख जाए स्ट्रीम लाइन है। अगर कहीं पे आपको स्मूथ फ्लो दिख जाए स्ट्रीम लाइन है। ये सारे क्या है? वर्ड्स हैं। अगर आपको ये वर्ड्स पता है तो डेफिनेशन नहीं भी पता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ाई करो ऐसे जहां पर आप चीजों को इस तरीके से याद कर सको। फिर उसके बाद एक चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं कैलकुलेशन ट्रिक्स। कैलकुलेशन की जो निमोनिक्स होते हैं, जो चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं आप लोगों से बिल्कुल सिंपली पूछ लूं यहां पर कि 1/8 की वैल्यू क्या होती है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको याद होगी, लेकिन 1/8 की वैल्यू बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं याद होगी। अच्छा चलो 1/8 भी याद है, मैंने आपसे पूछ लिया 1/7 क्या होता है, मैंने आपसे पूछ लिया 1/6 क्या होता है, मैंने आपसे पूछ लिया 1/11 क्या होता है। अब बोलो क्या सारी याद है? नहीं याद है। एक पेपर में 1 to 20 के रेसिप्रोकल्स लिख लो। एक पेपर में 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर्स लिख लो। एक पेपर में 1 से लेकर के 20 तक के क्यूब लिख लो। एक पेपर में 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर रूट्स लिख लो, स्क्वायर क्यूब्स लिख लो, क्यूब रूट्स जिसे बोलते हैं। ये सारी चीजें लिख लो और उनको पढ़ना शुरू करो। कुछ टाइम के बाद आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें पाई की वैल्यू पता होगी 3.141। अगर मैं बोलूं पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं बोलूं पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं बोलूं पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, क्या ये सारी चीजें याद है? नहीं याद है तो याद करना शुरू कर दो, क्योंकि ये सारी चीजें आपके कैलकुलेशन टेक्निक में आएंगी और यहीं पर ही आप लोगों को चीजें सीखनी है। ये सब जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत सारी चीजें नॉन टेक में भी आएंगी। नॉन टेक का भी आपको चीजें बताता हूं, ठीक है, जो आपको समझ में आएगा। गाइज इसके पहले एक सेशन मैंने और करा है टाइम टेबल को लेकर के, है ना, कि अपना टॉपर्स का टाइम टेबल कैसा होता है। वो सेशन जरूर देख लेना सो दैट आप लोगों को चीजें पता चल जाए कि हमें क्या क्या चीजें हैं जो अपने टाइम टेबल पे लेके आना है। टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक से आपको ये चीजें सीखनी है कि अपनी चीजों को कितनी जल्दी हम कर सकते हैं, कितना एफिशिएंटली कर सकते हैं। अब अगर ये ट्रिक्स आप लोगों को याद है तो इसके बेसिस में आप लोग काफी सारी चीजें हैं जो इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल में भी, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज आप लोगों को एक चीज और बताता हूं। जब भी कभी होता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल कोई एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स ले लेते हैं, सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए हो गया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के पूरी थ्योरी को पढ़ूंगा और पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद फिर मैं क्या करूंगा? क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और उसमें क्या होता है, थ्योरी पढ़ते पढ़ते कई बार बोर हो जाते हैं, या फिर थ्योरी पढ़ने में ही 1-2 घंटा लगा दिया और क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं हो रहा, या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का थ्योरी पढ़ने का मन नहीं हो रहा। मैं क्या करता था, मैं सोचता था कि अगर मुझे किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज करना है तो मैं उस सब्जेक्ट के एमसीक्यू लगाने बैठ जाता था। एमसीक्यू लगाऊंगा। अब एमसीक्यू लगाने में मैंने 100 क्वेश्चंस लगाए। फॉर श्योर 100 क्वेश्चंस तो मुझसे नहीं बनेंगे, लेकिन ये वाली बात होती थी कि 50 क्वेश्चंस मेरे इनमें से सही हो जाते थे और जो 50 क्वेश्चंस हैं वो मेरे गलत हो जाते थे। मैं इन 50 क्वेश्चन का रिवीजन करता था कि ये कौन से टॉपिक थे जो मुझसे नहीं बने, ये कौन से टॉपिक थे जिससे क्वेश्चंस आए और मैं समझ नहीं पाया, ये कौन से टॉपिक थे, उनका रिवीजन करना जरूरी, क्योंकि ये जो 50 क्वेश्चन आज से ही हुए वो एग्जाम में भी सही हो जाएंगे। लेकिन ये 50 क्वेश्चन अगर आज गलत हुए हैं तो ये एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। सो दिस विल बी योर टेक्निक, जहां पर आप जल्दी से जल्दी अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं।
किसी भी सब्जेक्ट को पकड़ लो, रिवीजन करने के बेस्ट तरीके ऐसे ही होते हैं जहां पर आप चीजों को देखोगे, राइट। अब देखो, जब भी कभी टाइम मैनेजमेंट वाली बात आती है तो हम लोगों का ये होता है कि सर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को कैसे करें, ये वाली चीजें समझ में नहीं आती। आपने जो समझाया वो तो मैं समझ गया, लेकिन टेक्निकल भी पोर्शन है जो मुझे पूरा कंप्लीट करना है और नॉन टेक्निकल पोर्शन है ये भी मुझे पूरा कंप्लीट करना है। मैं किस तरीके से इस सारी चीजों को करूं, राइट, जो मुझे याद भी रखना है और मैं इनको किस तरीके से टाइम दूं, क्योंकि सीबीटी 1 में अगर मैं बात करूं, सीबीटी 1 में तो गाइस सीबीटी 1 में आपका टेक्निकल भी 100 मार्क्स का आएगा, 100 मार्क्स का, राइट, और आप लोगों का प्लस नॉन टेक्निकल भी 100 मार्क्स का आएगा, और ये निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो इसी से पूछे जा रहे हैं कि भाई साहब सीबीटी 1 से किनकी तैयारी कैसे करें, इसमें 100 और 100 मार्क्स दोनों लेकर के आ जाए। गाइस अब देखो 100 मार्क्स अगर लेकर के आने हैं इसमें, तो आप लोगों को पता है रीजनिंग, अब रीजनिंग के लिए क्या होता है, 100 नंबर में से 50 नंबर रीजनिंग के हैं, 50 मार्क्स किसके हैं, रीजनिंग के, और 50 मार्क्स किसके हैं, करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, इनके हैं, रीजनिंग, राइट, और किसके हैं, करंट अफेयर्स एंड जीएस, जनरल स्टडीज। गाइज अगर आप लोगों में से जितने भी लोग हैं जो समझदार हैं वो क्या करेंगे, रीजनिंग का सिलेबस बहुत कम है, 10 दिन का टाइम लो, सब कुछ छोड़ छाड़ करके 10 दिन 10 डेज में पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़ डालो, पूरी की पूरी रीजनिंग। अब आपके 6 महीने में से जो आपके 200 नंबर आने हैं, उन 200 नंबर में से 50 नंबर तो आपने पक्के कर लिए इन जस्ट 10 डेज। इन जस्ट 10 डेज ये 50 नंबर पक्के हो जाएंगे। और रीजनिंग इतनी टफ नहीं होती है, अगर 5-5 घंटे भी दिन के दोगे ना, 50 घंटे में आपकी रीजनिंग इतनी अच्छी तैयार हो जाएगी कि पूछो मत। फिर आप अगर डेली के 15 मिनट 20 मिनट भी रीजनिंग को दे रहे हो ना, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। ये फैक्ट बात बता रहा हूं भाई, मैं हमेशा ऐसे ही करता था। मैंने जब भी कभी रीजनिंग पढ़ने की बात करी है, मैंने रीजनिंग को एक बार टाइम दिया है, और बिलीव मी मैं सिर्फ उसके रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करता हूं और मुझसे तुरंत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रीजनिंग को एक बार बेहतरीन टाइम दे दिया ना, 10 दिन का, पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ ली, अब उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, डेली 15-20 मिनट भी दोगे आपका काम हो गया। जहां पर आप 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा देने की बात कर रहे थे, वहां पर मैंने आपके काम को 15 मिनट में 20 मिनट में कंप्लीट करा दिया। क्यों? क्योंकि रीजनिंग आपने पढ़ रखी है, अब आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। दिमाग में बैठा लो रीजनिंग के डेली के मुझे 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और 20 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लूंगा। डेली के 20 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम तक के लिए। रीजनिंग में 50 नंबर से मैं बता रहा हूं आपके 49 नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 50 आउट ऑफ 50 रीजनिंग में लिए। आप लोग बोलोगे चलो रीजनिंग में 50 नहीं आ सकते, 49 आएंगे, 48 आएंगे, मतलब 50 नंबर की तैयारी हो चुकी, बाकी कितना बचा, 150 नंबर। अब 150 मार्क्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी आप लोगों के लिए हो रहा है वो क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स और जीएस। ये समझ नहीं आ रहा सर कैसे करूं, इसमें नंबर मैक्सिमाइज कैसे करूं, करंट अफेयर्स और जीएस के लिए। तो गाइस अब देखो, करंट अफेयर्स पढ़ने वाली बात होती है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो डेली 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर्स को देते हैं। मैं कभी करंट अफेयर्स को 1 से 1.5 घंटा नहीं दे सकता, मैं बोर हो जाऊंगा भाई, मुझे मेरे दिमाग में स्ट्रेस आने लग जाएगा। 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर्स, ओ माय गॉड क्या करूंगा मैं इसका, कब भी नहीं देता मैं क्या करता हूं, मैंने अपने बहुत सारे, अभी भी अगर आप मेरे फोन में देखें तो मैंने बहुत सारे ऐप्स लगा के रखे हुए हैं। कौन कौन से ऐप्स लगा के रखे हैं, जैसे मैं इंग्लिश में मेरा ठीक ठाक है, तो इतना भी नहीं कि बहुत ही शशि थरूर साहब की इंग्लिश में बोलता हूँ, लेकिन हाँ इतनी है कि मुझे समझ आ जाती है, बोल भी लेता हूँ। तो मैंने इंग्लिश के भी ऐप्स डाल के रखे हैं, जैसे द हिंदू डाल के रखा हुआ है, मैंने द इंडियन एक्सप्रेस डाल के रखा हुआ है, एनडीटीवी का एक डाल के रखा हुआ है। कभी चटपटी हिंदी में खबरें सुनने का मन करता है, फिर पढ़ने का मन करता है, तो फिर मैंने एक आज तक का ऐप डाल के रखा है। ये 4 ऐप्स मैंने डाल के रखे हैं, ठीक है। अब गाइज क्या होता है, जब भी कभी कोई भी न्यूज आएगी तो मैंने इन ऐप्स के नोटिफिकेशन ऑन करके रखे हैं। जैसे ही न्यूज आई वैसे ही मुझे दिख जाता है, वैसे ही मैं फोन खोलता हूं, मुझे दिख गया, अच्छा इसकी न्यूज आई हुई है। अब ऐसे ही फोन में देखते देखते इस तरीके से क्लिक करा, एक बार एक नजर डाली, अच्छा यार ऐसा हुआ था, चलो ठीक है। और गाइज इन खबर वालों की जो खास बात है वो ये है कि एक खबर को कम से कम 7-7 दिन तक चलाते हैं। अगर 7-7 दिन तक चलाते हो और आपकी हैबिट बन गई कि सारे के सारे नोटिफिकेशन चेक करना है, सारे के सारे नोटिफिकेशन देखना है, स्पेशली फॉर करंट अफेयर्स, मैं आपको बता रहा हूं आप लोगों का करंट अफेयर कहीं नहीं जाने वाला, बिल्कुल तगड़े तरीके से आप तैयार कर लेंगे रिसेंट का, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के थ्रू। फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो आप लोग कुछ भी मत करो, वीक में एक दिन वीकेंड वाला जो आपकी मैगजीन आती है उससे आप पढ़ लो, या फिर जो कैप्सूल्स वगैरह आप लोगों को अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन में मिलते हैं उनसे पढ़ लो। एक हफ्ते में पूरा एक हफ्ते का करंट अफेयर देख लो, क्या क्या चीजें आ रही हैं, कैसा आ रहा है। गाइस अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में अगर देखा जाए तो गाइस स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा आता है।
अब स्टैटिक जीके के बारे में भी मैंने आप लोगों से बात करी है, स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके में अगर देखा जाए तो स्टैटिक कहने का मतलब जो कभी चेंज नहीं होगा। ताजमहल आगरा में है तो आगरा में ही रहेगा, लखनऊ नहीं पहुंच जाएगा, राइट। चार मीनार हैदराबाद में तो हैदराबाद में रहेगी, कहीं और नहीं पहुंच जाएगी। इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जहां पर मिल रहे हैं वो कन्याकुमारी है तो कन्याकुमारी में ही मिल रहे होंगे। इंडिया का सबसे छोटा स्टेट गोवा है तो गोवा ही रहेगा, कुछ और चेंज नहीं होगा। सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है तो राजस्थान ही रहेगा, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, स्टैटिक जीके होती हैं। जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी चीजें हैं, तो मैंने क्या किया था गाइस, मैंने इंडिया के मैप्स खरीद लिए थे, राइट। ज्योग्राफी की पहले बात करता हूँ, फिर हिस्ट्री वगैरह बताऊंगा। इंडिया के मैप्स आते हैं और मैप्स में खरीदना पॉलिटिकल वाले। कौन से खरीदोगे, पॉलिटिकल के, पॉलिटिकल मैप्स खरीदो और मैप में इस तरीके से लो और सारी चीजें मार्क करना शुरू कर दो। ये वाला स्टेट है, ये वाला स्टेट है, ये वाला स्टेट है, ये ऐसा वाला है, इस स्टेट में ये मिलता है, उत्तराखंड में क्या है, आपका साउथ में क्या है, आपका ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, सारी चीजें, जितनी भी चीजें मैप्स में इस तरीके से मार्क करना शुरू कर दो। इस नोट्स बनाओगे बहुत टाइम लगेगा, मैप्स में करोगे पिक्चर मेमोरी भी जनरेट होगी। दो फायदे होते हैं मैप्स के। तो इंडिया के मैप्स मैंने खरीद रखे थे, कम से कम 50 तो ले लिए थे मैंने, और बढ़िया मस्त नोट्स बना लेता था। और फिर जब मेरे बढ़िया वाले अच्छे वाले नोट्स बन गए, मैप्स को किनारे रखा, फिर खाली मैप्स में खुद ही भरने लग जाता था। अच्छा यहाँ पे ये मंदिर, यहाँ पे ये मंदिर, कभी भूल जाता था तो नोट्स में देख लेता, हाँ अच्छा ये वाला मंदिर है, ओके इसको इस तरीके से ऐड करना है, यहाँ पर ये वाली चीजें रखनी है। तो इस तरीके से जब मैं करता था तो मैप्स में भी बिल्कुल क्लियर हो जाता था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। देन आफ्टर दैट व्हाट आई डिड, ज्योग्राफी के लिए सारी चीजें बना देता था। यहाँ पे हिमालयाज हैं, यहाँ पर ये हैं, नेबरी कंट्रीज ऐसी हैं, इस तरीके से जो चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने अवार्ड्स की अलग लिस्ट बना रखी थी, मैंने आप लोगों की जो स्पोर्ट्स है उसकी अलग लिस्ट बना रखी थी। तो वो सारी चीजें मैं इस तरीके से पढ़ता हुआ चला जाता था। तो मतलब उसमें क्या होता है, स्टैटिक जीके जो चेंज नहीं होने वाला है वो वही रहने वाला है। उसको आप लोगों ने एक बार पढ़ा, फिर उसको रिवाइज भी करोगे तो रिवाइज करने में कितना ही टाइम लगेगा। और अगर लग रहा है कि सर रिवीजन करने में भी दिक्कत है, तो जहां पे पढ़ रहा हूं वहीं पे चिपका लो सारी चीजें, राइट। आते जाते आपको चीजें याद आने लग जाएंगी। करंट अफेयर्स के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर रही बात टेक्निकल की, टेक्निकल का टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो देखो इस टेक्निकल का टाइम मैनेजमेंट करने का एक सिंपल सा उपाय जो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए एज पर द सिलेबस। अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तो थ्योरी तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, थ्योरी आपने अच्छे से कर ली है। अगर नहीं करी है थ्योरी तो थ्योरी करने का तरीका बताता हूं। फिर उसके बाद क्वेश्चन और मॉक टेस्ट वगैरह लगानी है और आप लोगों के प्रॉपर रिवीजन होंगे, नंबर आएंगे, सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जिससे मुझे डर लगता था वो क्या है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में मैं कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाता था। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो मॉक टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाते होंगे। पता है क्यों? क्योंकि विद इन द टाइम लिमिट जब हम कोई भी चीज करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो गाइज इन सारी चीजों के लिए मैंने क्या करा, इन सारी चीजों के लिए मैंने यहां पर कुछ चीजें अपनाई। मैंने क्या किया, मैं अपनी किताब को खोलता था और 1 से लेकर के 50 क्वेश्चंस अगर मुझे करने हैं, या फिर मान लो मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही करने हैं, तो मैं क्या करता था, टाइमर लगा लेता था। मेरे फोन में अवेलेबल है टाइमर, आपके भी फोन में है। टाइमर लगा लेता था 20 मिनट का और कोशिश करता था 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की। टाइमर लगा लेता था 50 मिनट का और कोशिश करता था 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की। भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, नहीं होते थे। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन करने के बाद मैं टाइमर का हैबिचुअल हो चुका था। फिर उसके बाद जब मैं मॉक टेस्ट देने गया तो मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे इस टाइम से दिक्कत होती थी। विद इन द टाइम लिमिट अगर आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन चाहिए, आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उसकी डेली प्रैक्टिस ना करो। और गाइस प्रैक्टिस इज द की, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने के लिए टाइमर जब लगाते हो तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप आने लग जाता है कि भाई 20 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट ही है। आप 20 क्वेश्चन लगाने में आधे घंटे दे रहे हो तो कहीं ना कहीं 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें देखो। और साथ में जब आप टाइमर लगा के सॉल्व करोगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आप लोगों से चीजें बनने लग जाएंगी। आप लोग विद इन टाइम लिमिट सॉल्व करने लग जाओगे। नहीं हो रहा है 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना लगा लो, 1.5 महीना लगा लो, लेकिन ये चीज सीख लो, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो विद इन द टाइम लिमिट आपको सॉल्व करने होंगे। अब अगर 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व होने की आपकी टेक्निक क्लियर हो गई है, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो अब उस टाइम को 15 मिनट कर दो। आप सोचो 15 मिनट में 20 क्वेश्चन कर सकता हूं कि नहीं, चलो लेट्स चैलेंज माय ओन लिमिट, राइट। अपनी ओन लिमिट्स को चैलेंज करो और फिर उसके बाद देखो, देखना तुम लोगों को और फायदा मिलेगा, जबरदस्त तरीके से चीजें सीखोगे। तो गाइस दीज आर द फ्यू स्मॉल ट्रिक्स। मैंने कोई बहुत टॉप चीज नहीं बताई, लेकिन हाँ ये है कि ये चीजें पता होने के बाद भी हम नहीं करते हैं। गाइस एक बार करके देखो, फायदा जरूर मिलेगा। अब रही बात थ्योरी की, थ्योरी कैसे पढ़ें, देखो गाइस थ्योरी पढ़ने का जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है बुक। लेकिन बुक से आज की डेट में नहीं पढ़ाई की जा सकती, क्योंकि 6 महीने में इतनी मोटी मोटी पूरी इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ना नामुमकिन है।
अब बात आती है कि मुझे क्रिस्प डेटा चाहिए, मुझे ऐसा डेटा चाहिए जो एग्जामिनेशन में भी पूछा जा रहा है और मुझे चीजें समझनी भी हैं, क्योंकि कॉलेज में शायद मैंने इतनी मेहनत नहीं करी कि मुझे हर एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए तुम लोग अपने मेंटर्स का यूज करते हो, मेंटर्स से हेल्प लेते हो बेसिकली। अगर मैं बोलूं, अब मेंटर्स से हेल्प लेनी है तो उसके लिए आप लोगों को किस में जाना होता है? बैचेस में। गाइज मैं अभी फिर से आप लोगों की वाली चीज बोल रहा हूं, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको बैचेस में जाना है, बट यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास बैच होने चाहिए। जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आप लोगों के पास आपके बैचेस होने चाहिए, सो दैट आपका एक प्रॉपर स्केड्यूल बना हो कि इतने बजे क्लास होती है, उस क्लास में मुझे जाना ही जाना है। अब गाइस बैचेस के फायदे क्या होते हैं मैं बताता हूं। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो कई बार ऐसा होता था कि कोई घर में गेस्ट आए, है ना, और घर में गेस्ट भी नहीं आए, इन जनरल भी अगर मैं बोलूं तो मैं पढ़ाई करने बैठा हुआ हूं। अब मम्मी ने बोला कि सुनो जा करके बाहर से ये सामान लेकर के आ जाओ। मैं कहा मम्मी पढ़ रहा हूं। अरे ठीक है बाद में पढ़ लेना, 10 मिनट की बात है, बगल से बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके ले आओ। उनके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट थी, बिल्कुल सही बात है, मैं मना नहीं करता, मुझे जाना भी पड़ता था। तो गाइस मैं जाता था तो आप समझना 10 मिनट का काम होता था। 10 मिनट के लिए अगर मैं जा रहा हूं तो जाने में आने में सारा काम करने में मेरे 15 मिनट लगते थे, और 15 मिनट लगने के बाद में मेरे 30 मिनट लग जाते थे वापस से मुझे रिदम लाने में, वापस से मुझे फॉर्म में आने में, पढ़ाई करने में। तो टोटल पता मेरा कितना टाइम खर्चा होता था? 45 मिनट का। समझ रहा हूं? वो 45 मिनट कहां चले जाते थे मुझे पता भी नहीं चलता था। मैंने क्या किया, मैंने पापा से बोला पापा मुझे किसी एक बैच में इनरोल करना है, ये वो काफी जिद विद करी और बोल दिया कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना है और मुझे बैचेस की जरूरत है और मैं बैच में जाऊंगा। मैं बैच में गया। अब पापा ने पैसे भी दिए थे, भाई दिया है, उम्मीदें भी हैं, हाँ बिल्कुल उम्मीदें तो होंगी, और उम्मीद क्यों ना हो भाई साहब, हमें सिलेक्शन भी लेना है, तभी तो हम बैचेस में जा रहे हैं, तभी तो हम ये 45 मिनट बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अगर आपको सिलेक्शन नहीं लेना, सिर्फ तैयारी करो तो 45 क्या 500 मिनट लग जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। लेकिन अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो 45 मिनट भी बहुत बड़ी चीज है। तो मैं बैचेस में चला गया। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मम्मी आ रही है कुछ बोलने के लिए तो पापा खुद ही मना कर देते थे, कहते थे नहीं नहीं वो पढ़ रहा है, उसकी क्लास चल रही है, उसको डिस्टर्ब नहीं करो, क्लास के बाद चला जाएगा, है ना। कई बार ऐसा होता था मम्मी आती थी बोलती थी क्लास के बाद कर लेना, है ना। तो अब क्या है, बैच चल रहा है, सबको पता है कि भाई पढ़ाई कर रहा है बच्चा, और पढ़ाई करते समय उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि वो सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, घर में सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है। तो आप ये वाली चीजें कर सकते हो। फिर उसके बाद रही बात सेल्फ स्टडी की, सेल्फ स्टडी का मेरा एक हमेशा से फंडा था, मैं दिन में कभी भी सेल्फ स्टडी के लिए 2 3 4 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं निकालता था, मैं हमेशा सेल्फ स्टडी करता था रात को। रात के गाइस बहुत ज्यादा फायदे हैं, मम्मी पापा सो जाते हैं जल्दी आपको सामान लेने बाहर नहीं भेजेंगे। चलो मम्मी पापा सोए भी नहीं तो मार्केट पूरी बंद हो जाती है, आप चाहो तो भी बाहर नहीं जा सकते, राइट। ओके, दोस्त यार जितने भी हैं, मोस्ट ऑफ द दोस्त यार वो भी रात को सो जाते हैं, या फिर रात को तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर मम्मी पापा सो रहे हैं तो आप फोन लगा के जगाओगे नहीं, तो आप फोन भी यूज नहीं कर सकते, किसी से बात भी नहीं कर सकते, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, किसी काम के लिए नहीं जा सकते। तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो है पढ़ना। आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस दिन में होते हैं, रात में नहीं। तो रात को पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने रात को पढ़ना शुरू करा भाई इतना कंसंट्रेशन होता था, ना गाड़ियों के चैंपू चैंपू की आवाज आती थी, ना ही बारात कोई जा रही है कि डिचिक डिचिक बजता हुआ जा रहा है, ना ही किसी की रोड साइड की आवाज आ रही है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये सारी चीज कुछ नहीं आता था भाई, सब शांत रहता था, चिल चिल मोड, राइट। सिर्फ कुत्तों की आऊ करने की आवाज आती थी, वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि इतनी आवाजें तो आएंगी, है ना। रात को पढ़ना शुरू करा भाई, इतनी बढ़िया सेल्फ स्टडी होती थी रात को, मतलब पूछो ही मत। चाह के तुम किसी को फोन नहीं लगा सकते, चाह के कोई दूसरा तुम्हें फोन नहीं लगाएगा, क्योंकि वो तो सो रहा है कहीं बाहर नहीं जा सकते घूमने के लिए, कहीं कुछ नहीं कर सकते, बचा क्या, सिर्फ पढ़ना। पढ़ने के बाद सो जाओ आराम से, फिर दिन में 2 3 घंटे ऐसे सेल्फ स्टडी पे दे दो, बाकी एक्स्ट्रा चीजें आपके बैचेस में हो जाती हैं। अब गाइस जब बैचेस की बात करते हैं तो मैं आप लोगों को बता भी दूं कि भाई बैचेस के फायदे जो हैं, उस बैचेस के फायदे में देखा जाए तो आप लोगों को मैं पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग तैयार कराता हूं, आरके सर आपको तैयार कराते हैं, रजत सर सिविल इंजीनियरिंग तैयार कराते हैं, प्रमोद सर सिविल इंजीनियरिंग तैयार कराते हैं, अभिनेश सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तैयार कराते हैं। मतलब कि अगर देखा जाए तो कितनी सारी चीजें हैं जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। पिंकी मैम हो गई, दीप सर हो गए, आपके रजत सर हो गए दूसरे रीजनिंग वाले, तो ये सारे लोग आप लोगों को नॉन टेक्निकल की तैयारी करवाते हैं, और ये सारी चीजें आपको बैचेस में मिल जाती हैं। तो एक ही बैच है जिसमें टेक्निकल भी हो रहा है, नॉन टेक्निकल भी हो रहा है, सीबीटी 1 की भी तैयारी, सीबीटी 2 की भी तैयारी, इतनी सारी तैयारी। अब तैयारी करने के लिए जो बैचेस होंगे, उन बैचेस में अगर देखा जाए तो नॉर्मली आप लोग जब 11 12 में थे तो ट्यूशन की फी देते थे 2000 3000 5000, ऐसे तो लगता ही था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों देना पड़ता था। कई बार तो घर वाले अलाउ भी नहीं करते थे क्योंकि घर में पैसे भी नहीं होते थे। अब फिर जब हम बाहर आए तो बाहर हमने देखा कि भाई ऑफलाइन कोचिंग में 40,000 50,000 फीस है ना। अब एक है नॉन कोचिंग, उसमें आज की डेट में 2 लाख रुपए फीस है। तैयारी वही है, एग्जाम वही है, तैयारी के लिए फीस इतनी लग रही है।
तो गाइज अफोर्डेबल कोचिंग के लिए, अफोर्डेबल बैचेस के लिए ऑनलाइन बैचेस सबसे अच्छे होते हैं। घर में बैठ के तैयारी करो, सारी चीज़ें करो। और गाइज यहाँ पर अगर मैं अपने बैच के बारे में बात करूँ, जिस बैच में आप लोगों को पूरी मैकेनिकल, ऑलमोस्ट पूरी मैकेनिकल मेरे पढ़ाई हुई मिल जाएगी, वो क्या है? महापैक। बेसिकली महापैक क्या है? महापैक इज नथिंग बट इट इज अ बैच जहां पर आपको महा पैकेज मिल जाता है, सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। चाहे वो आरआरबी जेई हो, आप लोगों का एसएससी जेई हो, आप लोगों का यूकेपीएससी हो, जेएसएससी जेई हो, जेकेपीएससी हो, जितने भी एग्जाम्स आएंगे सबके बैचेस मिलते हैं और सारे बैचेस के लिए आप लोगों को तैयारी करनी है। अब इस महापैक की बैच 30-40 हज़ार तो होनी चाहिए? नहीं, इस बैच की जो प्राइस है वो कितनी है? सिर्फ और सिर्फ अराउंड 3000 रुपीज़। अब गाइस 3000 रुपीज़ में आपको ये बैच मिल रहा है, तो इसकी वैलिडिटी देखी जाए तो वैलिडिटी कितनी है? 1 ईयर की, राइट? 1 ईयर की वैलिडिटी। अब 1 साल तो मोर देन सफिशिएंट होते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है सिलेक्शन लेने के बाद भी हमारा मन करता है कि और एग्जाम्स के लिए और सिलेक्शन ले। जैसे शिवम सर ने 12-13 एग्जाम्स निकाले, मैं भी 2, 4, 5, 10, 15 तो निकाल ही लूंगा। शिवम सर से ज्यादा 20 एग्जाम निकालूंगा। तो गाइज अब इतने सारे एग्जाम निकालने के लिए टाइम भी चाहिए और टाइम के साथ आपको तैयारी भी करनी है और चीज़ों के साथ अपडेटेड रहना है। कई बार सिलेबस बदल जाता है, कई बार पैटर्न बदल जाता है, कई बार टॉपिक नए ऐड हो जाते हैं। अब उन टॉपिक्स को बढ़िया सही टाइम पे जल्दी से जल्दी पढ़ना है, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? आपके मेंटर्स की। और मेंटर्स के लिए ही आप लोगों के पास गाइज क्या है? महा पैकेज, दैट इज महापैक। अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यकीन बैच भी वो सिर्फ एसएससी जेई के लिए, बट आई विल सजेस्ट महापैक ज्वाइन करो, क्योंकि महापैक में आप लोगों को आज की डेट में एंड ऑफ मंथ सेल में जो आज खत्म हो जाएगा 1-2 घंटों में, उसमें आप लोगों को क्या मिल रही है? डबल वैलिडिटी। अब डबल वैलिडिटी का फायदा भाई साहब, एक बैच जो आप लोगों ने लिया वो बैच आप लोगों का कितने साल के लिए था? 1 साल के लिए, राइट? लेकिन वही बैच 3000 रुपए में, 3000 रुपीज में वही बैच जो आपको मिल रहा है वो कितने के लिए मिल रहा है? 2 ईयर्स के लिए मिल रहा है, राइट? 2 ईयर्स के लिए आप लोगों को यहां पर 3000 रुपीज में बैच मिल जाता है। अब गाइज अब अगर देखा जाए तो कितना ज्यादा इजी हो जाता है। अगर मैं इसको 3000 डिवाइडेड बाई 730 2 साल के लिए करूं, 4 रुपए 10 पैसे चलो 5 रुपए ले लेते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो 5 रुपीज पर डे की आप लोगों की टेक्निकल की क्लासेस चल रही हैं। टेक्निकल की क्लासेस हैं जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल मिल रहा है और सिलेक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट जॉब। तो गाइस जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपका सिलेक्शन होता है, और मैं एक चीज बताता हूं कि अगर मेरे तरीके से चलोगे मैं सिलेक्शन दिला के मानूंगा। डांट भी लगाऊंगा आप लोगों को, गंदा वाला डांट लगाऊंगा अगर आप गलतियां करोगे, प्रेज भी करूंगा। सबसे ज्यादा प्रेज भी मैं करता हूं, सबसे ज्यादा डांटता भी मैं हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सिलेक्शन लेने के लिए मेरे पास आए हो तो सिलेक्शन ले करके जाओ। 5 रुपए पर डे की क्लासेस होती है, 2 साल की सब्सक्रिप्शन 3-3 हजार रुपए में। इससे अच्छा और क्या मिलेगा गाइज? ये तो मतलब एक इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो हर किसी स्टूडेंट को करना चाहिए जो एक्चुअली में तैयारी कर रहा है। और तुम अगर आकर के एक बार क्लास लोगे ना, तुम सिर्फ यही बोलोगे कि भाई वर्थ है। कैसे लेना है बैच में आप लोगों को बता देता हूँ। गाइज कुछ भी नहीं करना है, अपना गूगल क्रोम ओपन करिएगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखिएगा अड्डा 24/7। मैंने पहले सर्च करा है तो आ गया। अब ये पहली वेबसाइट दिख रही है, इसमें जाइए। यहाँ पर एक वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पर देखिए ऑल कोर्सेज लिखा है। ऑल कोर्सेज में एजे एग्जाम्स के अंदर जाइएगा। आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो सिविल महापैक, अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक, इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का महापैक, ये सारे के सारे बने। फॉर एग्जांपल मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे जाता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग महापैक पे ये दिख रहा है। गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ प्राइस राइजिंग इन 123 आवर्स, राइट? अब यहाँ पर प्राइस राइज होने वाला है। उसके पहले गाइज आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर डबल वैलिडिटी चल रही है इस बैच में, और ये बैच आपको कितने का दिख रहा है? 3474 रुपए का। लेकिन आपको 3474 खर्चे नहीं करने। शिवम सर ने बताया था कि सर जी ये वाला बैच है जो सस्ते में मिलेगा और 3000 के करीबन मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? तो व्यू ऑफर्स में क्लिक करना, यहाँ पर कूपन कोड डालना। कूपन कोड है Y166। क्या है? Y166। देख लीजिए, Y166 डाल के जैसे ही आप अप्लाई करोगे बैच 3100 रुपए का हो जाएगा। और गाइज 3100 होने के बाद भी आप लोग अगर अड्डा 24/7 के ऐप से जाते हो तो वहां पर आपको क्या मिलते हैं? कॉइन्स मिलते हैं, और कॉइन से 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। तो 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट लोगे तो ये बैच आप लोगों का कहीं ना कहीं 3000 के करीबन पड़ जाता है। कितने दिनों के लिए? 24 मंथ्स के लिए। क्या बात है, 24 महीनों के लिए। कोड कौन सा था? Y166, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिला। तो गाइज जब आप इस तरीके से मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए 24 महीने के लिए बैच लेते हो, और गाइज ये तो गारंटी मैं पक्की देता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट सीरियस है और सीरियसली तैयारी कर रहा है, 24 महीने तो बहुत बड़ी बात है, 12 महीनों के अंदर मैं सिलेक्शन दिलवा देता हूं। और बस शर्त यही है कि मेरे कहने के मुताबिक चलना पड़ेगा।
अगर आपके अंदर ये डेडिकेशन है, अगर आप लोग ये बात मानते हो कि चलो इतना टाइम तो मैंने वेस्ट करा है, अब वेस्ट नहीं करना, मुझे टाइम यूटिलाइज करना है और मैं शिवम सर के कहने पे चलूंगा और मैं सिलेक्शन ले करके दिखाऊंगा, तो गाइस आपका मोस्ट वेलकम है। आओ साथ में तैयारी करेंगे, जी भर के तैयारी करेंगे और सिलेक्शन की जंग जीतेंगे और सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवाएंगे। तो गाइज ये था मेरे साइड से टाइम मैनेजमेंट एंड अलॉन्ग विद दैट आपको बैचेस में इनरोल करने का तरीका बताया। कुछ ही घंटे शेष हैं, जाकर के आप खुद को इनरोल कर सकते हैं और बढ़िया वाली तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।